कितने 130, कोई नहीं जो भी है करके साफ करने करके। हाँ बोलो। फोर्थ 24।20 20 20 नहीं है, 27 है। 8। कौन सा? 12। 16। हो गए? तुम्ही ने कम पूछे। 12th है ना लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक गॉसियन सरफेस है, ये हो गया, इसको बोल रहे सी ए, और एक कर्व सरफेस हो गया बी का। बोला हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज q कूलम लोकेटेड विद सिमेट्रिकली 5 फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, इतना एसोसिएटेड कर्व सरफेस बी। इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स दे रखा है वो फाई का दे रखा है, और एक क्यू चार्ज है जो इसके सिमेट्रिकली लोकेटेड है इस सिलेंडर के अंदर। तो बोला जा रहा है कि ए से एसोसिएटेड आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो ये बताओ टोटल जो फ्लक्स होगा, क्या फाई ए फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सिलेंडर, कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है फाई का, क्या ए और सी के जो सरफेसेस से फ्लक्स आएगा वो इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम फाई 1 प्लस फाई 1 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई 1 की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। q चार्ज है, d की डिस्टेंस है, f का फोर्स लग रहा है। अरे ये तो आसान है भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो ये जो आयंस हैं इसमें नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है। तो क्या q इक्वल टू एन ही रख देंगे, और आपसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12। फोर चार्जेस हैं, कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, 2l की साइड लेंथ है, ये हो गया l मिड पॉइंट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन द चार्जेस इतना इतना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। हाँ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ए पर हमें पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई, इसकी वजह से कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन एल। इसका कितना आ जाएगा? के क्यू बाई एल, 2 टाइम्स। नेगेटिव का देखोगे तो कितना आ जाएगा? +2k माइनस क्यू। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L√5। अरे होगी ना, तो L√5 करना है, डबल कर देना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो स्केलर क्वांटिटी है, सम करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना भाई। इलेक्ट्रिक डायपोल P is placed in an electric field E. Dipole acquire a position such that
एक्सेस ऑफ अ डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये आपका फील्ड है, यहां से डायपोल मोमेंट है, ये थीटा। फिर बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो जाएगी एनर्जी यहां पर? 0 एज्यूम करना है। द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल बी पी साइन थीटा, और एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पी डॉट ई। दोनों फॉर्मूले ही हैं, इसको 90 को रेफरेंस मानते हुए। पी डॉट ई पी कॉस थीटा। 24 में बोल रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle 30 degree with the electric field intensity. It experiences a torque 4 Newton into meter. The charge on the dipole, और इतना बताना है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। 30 डिग्री भी दे रखा है कि पी की जगह पर रखेंगे क्यू इंटू 2L, यानी यहां से आपको चार्ज की वैल्यू मालूम चल जाएगी। 26 में बोल रहे हैं सपोज द चार्ज ऑन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर स्लाइटली डिफर्ड। भाई एक का हमने एज्यूम किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर अगर माइनस ई है तो प्रोटॉन पर कितना है? ई प्लस डेल्टा ई। और बोला जा रहा है दो हाइड्रोजन एटम है जो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए, तो इनके बीच में फोर्स 0 है। नेट फोर्स, नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम 0। तो कितना हो जाएगा? क्या इस पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी चार्ज कितना हो गया? डेल्टा ई। यहां पर भी डेल्टा ई। रिपल्सन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा के डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, हमने बोला था नेट फोर्स जब भी बात आएगी मासेस वाले को भी लेकर चलना होगा। 27 में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो एच हाइट से फॉल कराया जा रहा है थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड किस तरफ है? अपवर्ड है। फिर नेक्स्ट लाइन पे बोला जा रहा है सेम हाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को वही रखते हुए डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं और एक प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है, तो किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? ये हो गया टाइम t1 और ये हो गया t2। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन लिखो, नेट एक्सेलरेशन, तो क्या फोर्स जो QE का है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और एक इसका खुद का वेट mg डाउनवर्ड हो गया, यानी जो एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आ जाएगा g प्लस QE अपॉन m आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? mg। क्या दोनों यही आएगा एक्सेलरेशन? मास अलग हो जाएगा, बस मास की बात बोलो। इसमें कितना टाइम लगेगा? तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे h इक्वल टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन a। ओवरऑल बात आ गई कि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन ना भाई, तो इसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं कि इसको टाइम कम लगेगा। तो देखो जरा, प्रोटॉन की बात करें तो मास ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई? कम। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कम होना, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। अरे बोलो, यानी प्रोटॉन को क्या ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में? बस आंसर देखोगे तो इन्होंने शायद उल्टा पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का पूछा गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो स्मॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्वेंटी नाइन। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वायर पर, ये हो गया प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो वायर इनफाइनाइट लॉन्ग होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है? 2k लैम्डा बाई आर। फाइनाइट वायर का बताया था ना, k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और कॉस वाला कंपोनेंट था। इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा और बीटा दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के। तो क्या कॉस वाला पूरा गायब हो जाएगा? साइन वाले में क्या जाएगा? साइन 90, 90, 1, 1, 2, 2k लैम्डा अपॉन आर या डी।
तो इनके मिड में पूछा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अवे फ्रॉम दैट होगा फील्ड, और ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स हो जाएगा, इसका डबल कर देना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट डेल्टा ई, इन्होंने बोला है कि ऐसा एज्यूम करिए कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो डिफर कर रहा है, वैसे होता तो नहीं डिफर। अब बोल रहा है दो हाइड्रोजन आइटम है डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो नेट चार्ज कितना हो गया डेल्टा ई, वैसे तो जीरो ही होगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज थर्ड अगला अगली क्लास के लिए। और क्या जी, और करंट का आप लोग जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक है उसको अटेम्प्ट करना है। तो सिमेट्रिकल एनालिसिस की बात करते हैं, सिमेट्री थ्योरम किस तरीके से लगाते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तुमने एक डायग्राम इस तरीके से बना रखा है। ढेर सारे रेजिस्टेंस दिखे और सिमेट्री तभी आपको लगानी भी है, ऐसा नहीं है कि चार रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और हम सिमेट्री के बारे में सोच रहे हैं या फोल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी बड़ा नहीं सोचना है। एक नॉर्मल डायग्राम में तो पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि सिंपल सीरीज पैरेलल सॉल्टिंग कहीं दिख रही हो तो वो देखना है, अगर वो नहीं लगे तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो अलग से समझ में आएगा, इनफाइनाइट अलग से दिख जाता है, और बहुत सारे अगर रेजिस्टेंसेस दे रखे हो तो वहां पर आपको सिमेट्री के बारे में सोचना है। तो हमने हर एक रेजिस्टेंस को आर एज्यूम किया हुआ है, ए और बी पॉइंट्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिस लाइन के अबाउट ये दिखे। तो क्या एक लाइन आपकी ये दिख जाएगी और एक लाइन ये दिख जाएगी, लेकिन हम लोग इस लाइन को डिस्कार्ड करेंगे बिकॉज ये सिमेट्रिकल लाइन अगर एज्यूम करते हैं तो क्या ए और बी पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर जाएंगे और वो इक्विपोटेंशियल होंगे, यानी बात नहीं समझ में आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर सिमेट्री थ्योरम। तो परपेंडिकुलर हमने बना लिया लाइन और ये पॉइंट्स आ गए। सबसे पहला पॉइंट की ये लाइन हमारी कैसी हो गई, ईपीएस इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई। इस पॉइंट इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं, पॉइंट को ज्वाइन भी कर सकते हैं, पॉइंट को अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या ये इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इन रेजिस्टेंसेस का कोई रोल होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो इनको हम लोग यूज में नहीं लेंगे, हटा देंगे ये। तो पहला लाइन ड्रॉ करना, दूसरा उस लाइन के अलोंग जितने भी रेजिस्टेंसेस लग रहे हैं उनको रिमूव कर देना। तीसरा पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट है तो इनको हम लोग ओपन करेंगे, इस सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट ही इनकी ओपनिंग होती है। मतलब ये पॉइंट है ना, इनको हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया, इनको यहां पे ज्वाइन कर दिया, क्या ये जंक्शन अब ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते ही अपने को समझ में आ रहा है कि अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं इनको हम लोग ज्वाइन कर दें, ऐसे नहीं, ये रूल्स है, जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि भाई सबसे पहले सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के अबाउट जितने भी रेजिस्टेंसेस लग रहे हैं उन्हें हटाओ, और जो फ्लिपिंग होगी या पॉइंट्स को ब्रेक करना होगा वो इसी लाइन के अबाउट होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने ये ड्रॉ किया वैसे ही आंसर आने के चांसेस हो गए। क्या पहले वाले रूल पे चले गए, सबसे स्टार्टिंग वाला सिंपल सीरीज पैरेलल, आर आर क्या हो गया 2r, क्या 2r और कितना हो जाएगा ये आर और यहां पर इस जगह पर कितना हो गया 2r, यहां पर r और ये r, 3r और 2r, तो 1/3r 1/2r 1/3r करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका नेट पता चल जाएगा ना। अगर इसी में
ए और बी पॉइंट्स ऐसे बता दिए जाए। आर रेजिस्टेंसेस हैं, आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या ए और बी के लिए ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी? इसको हटा देंगे, इसे हटा देंगे, जैसे हटाया वैसे ही पता चल गया कि ये पहले वाले पार्ट पे कन्वर्ट हो गया। सीरीज, सीरीज, पैरेलल, सीरीज, और फिर तीनों कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में। अगर इसी में एक पिरामिड ले लिया जाए और हर एक साइड में आर का रेजिस्टेंस लगाया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई टोटल बताइए कितना हो जाएगा, हर एक साइड में आर का रेजिस्टेंस है। तो फिर से आपसे बोला था कि ये फ्लेक्सिबल वायर्स हैं, तो डायग्राम देख के घबराना नहीं है। और कैसे अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी उसके लिए कोई तरीका और दूसरा नहीं है। क्वेश्चंस लगाओ, 15-20 क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप 21वें क्वेश्चन से पता चलने लगेगा कि इसमें करना क्या है, और बाकी कुछ सोचेंगे तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या इस पॉइंट को अगर यहाँ पर टू डायमेंशनल, ये 3D में है, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आओ तो ये डायग्राम क्या कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके आएगा। इसे देखो, ये तो आपका ऐसा ही रहना है। क्या यहां पर एक रेजिस्टेंस, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, अरे है ना? तो अब जिन पॉइंट्स के अबाउट पूछा जाए, अगर ये पॉइंट्स होते तो क्या पुराना वाला क्वेश्चन बन गया सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करके? अरे बन जाएगा ना। अगर इन पॉइंट्स के अबाउट पूछा जाए तो क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी है? तो इसको ओपन करेंगे ऐसे, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, और फिर ये तीनों कैसे, देखो इसको हटाया, सीरीज में आया, ये पैरेलल में आया, सीरीज में आया, ये पैरेलल में आया। तो क्या ये डायग्राम रिड्यूस होके सीरीज में हो गया और ये पैरेलल में? बचा क्या? जितना सीरीज पैरेलल आसान है, अब जो आखिरी वाला पार्ट बचता है ना कैलकुलेशन का, उसको थोड़ा ध्यान देना है, उसमें सबसे ही गड़बड़ होता है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे और ये आ जाएगा। बोलो भाई, सीरीज पैरेलल कर लोगे ना? अब जितने भी पार्ट आएंगे सब इसी के मिक्सचर ही आते रहेंगे कहीं ना कहीं। जैसे कभी क्वेश्चन आता है हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन ब्रिज हो, तो हमने तो पढ़ा है भाई 5 रेजिस्टेंस है, तो इनका तो व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे बन रहा है। अगर इसी को कुछ ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो केवल अगर इतने पार्ट को देखा जाए तो क्या रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल है? बीच वाले को हटा देंगे। फिर अगर इसको आप देखो तो क्या रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल है? इस वाले को हटा देंगे। तो एक ही का रिपीटिशन हो रहा है, आइडेंटिकल लिंकेज नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तरीके का पैटर्न है। तो ये तीनों कैसे हो गए? सीरीज में, और ये सीरीज में और बाकी पैरेलल में करके। अरे ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए, किन्हीं पॉइंट्स के अबाउट देखना हो तो क्या करना है? सबसे पहले तो इनको आप सीरीज पैरेलल देखो, ये सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। क्या इसको रिड्यूस करके एक डायग्राम बनाओगे? जैसे ही बनाओगे तो आपको या तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा या तो जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो किसी से क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कि इसमें कितने सारे रेजिस्टेंस लग रहे हैं। सिमेट्री लग रही तो सिमेट्रिकल लाइन बनाओ उन पॉइंट्स के अबाउट, लाइन बनाने के बाद उसकी थ्योरम लगानी। तो ये पार्ट आ गया। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग सर्किट एनालिसिस की कर रहे हैं, जिसमें केवीएल और केसीएल आएगा। तो सबसे पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में
इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इस ब्रांच के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, या इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हम लोग केवीएल और केसीएल का यूज करते हैं। तो केसीएल क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है, algebraic sum of all the current passes through any nodal point or junction point is equal to 0। यानी जैसे कोई भी ये जंक्शन पॉइंट बना हुआ है, यहां पर इधर से करंट आ रहा है I1 का, यहां पर I2, ये I3, ये I4 और ये I5। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5। या इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं तो सिग्मा I इक्वल टू 0। जो हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे जंक्शन पॉइंट के अबाउट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, क्योंकि इसी का यूज करना है और अपने को कोई कन्वेंशन अलग से नहीं लेके चलना है। जितना भी इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस, किस लॉ पर बेस्ड होता है ये खुद में लॉ है क्या, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कोई भी जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, पूरा चार्ज इस तरीके से पास करता जा रहा है। तो जैसे आपसे ये कहा जाए कि एक डायग्राम दे रखा है और इसमें अलग अलग तरीके से कुछ करंट बताई जा रही है, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। रिमेनिंग ब्रांचेस में आपको करंट की वैल्यू पता करनी। तो सिंपल सा क्वेश्चन भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पर जाएंगे। क्या यहाँ पर 1 एम्पियर एंटर कर रहा है और 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इस वाली साइड पर क्या आना चाहिए, क्या 1 एम्पियर का एंटर होना चाहिए, तभी तो एंटरिंग लीविंग करंट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर लीव कर रहा है, यानी कि क्या 3 एम्पियर यहाँ से जाएगा। अब 3 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर इधर गया, इधर कितना हो जाएगा, क्या 2 एम्पियर एंटर करेगा लीव करेगा, यहां से 2 एम्पियर का करंट यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ना के बराबर होते हैं, जिनका कोई अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या करेंगे, बस सम करना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग। लेकिन इसी का जो पार्ट है, इस बात को हम लोग बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जब केवीएल डिस्कस करते हैं किसी लूप में। तो अभी हम लोग केसीएल पढ़ रहे हैं, तो केसीएल से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं उनको केवल अपने को देखना है। तो algebraic sum of all the current passes through nodal point is equal to 0, या incoming current is equal to outgoing current, conservation of charge पर बेस्ड है। अब देखो जरा इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से हम लोग केसीएल से यूज करते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि एक सर्किट दे रखा है, हर एक रेजिस्टेंस पर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताना है आपको। R1, R2, R3, और ये हो गया E1, E2। वैल्यू ले लेते हैं इसकी 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसे रैंडम डेटा को ही रख रखा है। अपने को ये देखना है कि भाई हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, और कैसे, केसीएल की हेल्प से। तो केसीएल में अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम करें तो क्या इसका 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 0 वोल्ट हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। इधर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। क्या हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता होगा, नहीं। अक्रॉस मतलब एक एंड का मालूम है लेकिन दूसरा एंड का नहीं मालूम, तो इसका हमने एक्स एज्यूम कर लिया, और एक्स जो पोटेंशियल होगा हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। क्यों, चूंकि हमें मालूम नहीं है ना कि इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर किस तरफ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे ग्रेटर मान के, क्या ग्रेटर होगा तो इससे करंट I1 का इस तरफ जाएगा, इस पर करंट I2 का इस तरफ जाएगा, और इस पर I3 का इस तरफ जाएगा, यानी सबसे अवे फ्रॉम दैट ले लिया। अगर नेगेटिव कोई करंट आ जाता है तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड वही और डायरेक्शन क्या कर देनी, केवल और केवल रिवर्स। क्या इस नोड पॉइंट पर केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या इनकमिंग 0 है तो लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या, x माइनस 10/2 प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस 0/5
x माइनस 5/, क्या x की वैल्यू निकल आई? जैसे ही x आ गया वैसे ही आपको हर एक जगह पर करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी कितनी फ्लो कर रही है। इसी तरीके से अब हमें करना क्या, इसको इसमें चेंज करके लाना है। एक बेसिक पढ़ लिया, अब इस पर बात करते हैं। तो जब भी हम लोग केसीएल लगाते हैं, केवल केसीएल में क्या इस रेजिस्टेंस को इसके साथ ऐड कर सकते हैं? इसको बोलते हैं स्लाइडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कब यूज करेंगे? जब केसीएल अप्लाई करना हो। तो इन पॉइंट्स के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो क्या 4 ओम होगी? अरे 2 ये 2 ये, तो 2 को हमने यहां से स्लाइड करके यहां पर क्या लिख दिया? 4। यहां से 4 यहां पर कितना हो जाएगा? 8 ओम। अब कुछ ये मिलता जुलता समझ में आ गया कि इस वाली ब्रांच में अगर हमने क्या एज्यूम किया 0, तो हर जगह पर क्या आ जाएगा? 0। तो जरा देखो, ये आ गया 0 वोल्ट, ये आ गया 10 वोल्ट। क्या ये भी 0 है? ये भी 0 है। ये कितना हो गया? 4 वोल्ट। यहां पर 0 है, यहां कितना हो जाएगा? 5। क्या अब ये न्यूमेरिकल पुराना वाला बन गया? तो यहां पर लिखेंगे I1, यहां पर लिखेंगे I2, यहां पर I3, और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। उसके बेसिस पर आगे अरे कर लोगे ना भाई? नेक्स्ट देखो, अगर इसी में ये केसीएल में करते हैं। और केसीएल में क्या है, जब हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हो तो एक तरीका है इसका कि जब ये यहां पर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 लिखोगे तो 0 नहीं लिख सकते रेजिस्टेंस को क्रॉस करके। तो स्लाइडिंग को यूज हम कब करेंगे? जब हम केसीएल लगा रहे होंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि इस वाले पार्ट को यहां पर ऐड कर दें। यहाँ ये पार्ट स्लाइड होके इन पॉइंट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं आ सकता है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप जब पढ़ोगे तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम यहां से स्लाइड करके यहां लगा देते हैं बैटरी बनाने के लिए कि एक जैसा दिखेगा तो कॉम्बिनेशन इजिली लगा पाएंगे। तो ये शिफ्टिंग है केवल उसकी। अब जैसे हाँ बोलो, इसी ब्रांच में, इस ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं यहां से वहां तक बस। हाँ, कि 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट। आपको बताना है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा। क्या करें भाई, इस पॉइंट को एक्स एज्यूम किया, यहां पर हो गया I1 का, यहां पर I2 और यहां पर I3। तो इस नोड पॉइंट पर अगर लगाया जाए केसीएल, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा? I1 2 x माइनस 15/1 5/4, 0 लिखेंगे, यहां से x निकालेंगे। और तो कुल मिला के केसीएल अभी क्या कर रहे हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट जा रहा है उसके लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करना जा रहे हैं। अब देखो, अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके का दिख जाए इसमें करंट बताना है कितना फ्लो करेगा। अगर यहाँ का 0 वोल्ट एज्यूम किया जा रहा है तो क्या ये 4 वोल्ट हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10। क्या ये भी 10 वोल्ट? इसके क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है तो क्या करंट पता चल जाएगी। तो डायरेक्टली अगर करना है तो ये भी ऐसा नहीं कि कहाँ से आया, ये जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो धीरे धीरे आइडियाज जनरेट होते रहेंगे कि यहाँ पर हमें केसीएल लगाना है या केवीएल लगाना है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज करना है। कहीं पर कुछ भी रटा रटाया नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको यही वाला मेथड फॉलो करना। तीनों तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इवन केवीएल से तो पूरे के पूरे पूरा चैप्टर ही केवीएल से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो क्या होता क्या है उसमें, माइनस प्लस कैलकुलेशन,
इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए ये पार्ट अलग अलग से बताए जाते हैं। तो ये है आपका केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट को मालूम कर सकते हैं। अब आता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या होता है भाई? ये किसी लूप में लगता है, आइडेंटिफाई करना है वही करंट के लिए। तो क्या बोलते हैं? नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। या लिख सकते हैं लूप में होगा क्या, सिग्मा डेल्टा वी लूप इक्वल टू जीरो लिख दें। या लूप में क्या क्या मिल सकता है, अभी इस चैप्टर में बात करेंगे तो बैटरी मिलेगा और रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बैटरी के लिए हम लोग लिखेंगे ई, और रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू जीरो। आगे जाके जब बात करोगे तो कैपेसिटर क्यू बाई सी, इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी, ये भी फैक्टर्स जुड़ते जाएंगे। ओवरऑल हमें करना क्या है कि लूप के अंदर का जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है उसे जीरो लिखना है। किस पर बेस रहता है, किस प्रिंसिपल पर बेस रहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो वर्क डन अपॉन चार्ज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इसी पर ये बेस रहता है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में वो हमें देखना है। तो जैसे कोई एक बैटरी है, इसमें हमें इसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दो बैटरीज दे रखी हैं। हमने क्या किया, इसको प्राइमरी सेल एज्यूम किया। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज क्या है, ज्यादा। तो जब कभी भी एक से ज्यादा बैटरी लगी हो तो हमें जो प्राइमरी मानना है वो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। इससे आई का करंट यहाँ से बाहर निकालेंगे। क्या है, आई का करंट यहाँ पर पहुंचा और यहाँ कितना आ जाएगा, आई वन। इस जगह पर कितना हो जाएगा, आई माइनस आई। क्या ये केसीएल को अप्लाई कर दिया यहाँ पर एक इक्वेशन को बचाने के लिए? यहाँ पे आई माइनस आई वन, ये करंट वापस से घूम के सम का करंट ये आई का वापस हो गया। अब हमारे पास दो लूप मिल गए, लूप वन और लूप टू। इसमें हमें केवीएल इक्वेशन लिखनी है, वो जो सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू जीरो है। तो किस तरीके से कन्वेंशन लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज जो कन्वेंशनल है दोनों लूप के लिए कैसे एज्यूम कर लिया, पॉजिटिव, यानी ये अपने मूवमेंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव, और इसके अगेंस्ट में जो आएगा उसे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो अब जरा देखो, अगर यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से ऐसे घूमते हुए वापस इस पॉइंट पर आ रहे हैं पोटेंशियल को लिखते हुए, तो क्या नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए? फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो जरा देखो, सबसे पहला बैटरी मिल रही है अपने को। यहां से जब चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं, क्या पोटेंशियल में राइज हो रहा है? तो राइज हो रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस 10। अब यहां पर रेजिस्टेंस मिला, क्या रेजिस्टेंस में करंट का सेंस और इसके रोटेशन का सेंस सेम है? तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू आई। रेजिस्टेंस में अगर करंट का सेंस और अपने चलने का सेंस सेम होता है तो माइनस में लिखते हैं, अपोजिट में होता है तो प्लस में लिखते हैं। बैटरी के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरफ से आप चल रहे हो, जिस टर्मिनल से हायर, लोअर से हायर जा रहे हैं प्लस, हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस, सिंपली ये लिख देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, क्या अपने चलने का और करंट का सेंस सेम है? तो माइनस सिक्स इंटू आई वन, और यहाँ पर आके वापस से जीरो, इक्वेशन वन। सेकेंड, यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट करते हैं और वापस से घूम के यहीं पर आते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, क्या यहाँ पर करंट और इसका सेंस जो कन्वेंशनल एज्यूम किया हुआ सेम है? तो माइनस फोर आई माइनस आई वन। यहाँ पर हायर से लोअर माइनस फाइव। क्या इधर जब जा रहे हैं तो करंट इधर आ रहा है, हम इधर आ रहे हैं, प्लस सिक्स इंटू आई वन इक्वल टू जीरो। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इतना लिखने के बाद भी अभी और टाइम लगना है दोनों को सॉल्व करने में। क्यों हम लोग केसीएल की तरफ गए, क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ते हैं, टाइम बचाने के लिए। आते तो हैं क्वेश्चन, उससे भी सॉल्व हो जाते हैं, बट इसको हमें देख, अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे, आई और आई वन निकलेगा और हर जगह पर अपने को मालूम चल जाएगा कितना करंट आ रहा है। कर लोगे ना भाई ऐसे? अब इसी में अगर आपसे बोला जाए कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज बताना है, वी ए माइनस वी बी। तो क्या करना है, ए से बी तक जहां से डेटा इजिली कलेक्ट हो रहा हो पूरा का पूरा, आपको क्या करना है, ए से बी तक उस पाथ को फॉलो करना है जहां तक का डेटा आपके पास मालूम है।
जैसे इसमें आई और I1 क्या हर जगह से मालूम है, तो कोशिश करनी है कि उस पाथ को देखो जिसमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, आंसर तो तीनों से सेम आएगा। तो सपोज हमने ए से चले यहां तक आए तो देखो दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ए से चल रहे हैं यहां तक आ रहे हैं तो क्या एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, हमें पता है कि रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन कम होती है और बैटरी में तो कुछ होता ही नहीं है, रेजिस्टेंस एक है तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो इस रास्ते से हम लोग बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। ए पॉइंट वी ए, अब देखो यहाँ पे ये अपने चलने का मूवमेंट हो गया और करंट जैसे ड्रॉ हो रहा था वैसे ही सर्किट में यहां पर आए, क्या -2 इंटू आई, फिर दूसरा -4 इंटू आई -I1, हायर से लोअर -5 इक्वल टू VB। अरे आ जाएगा ना। तो इन पॉइंट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया। कभी कभी इन्हीं न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, यहां पर इस तरीके से अर्थिंग कर दी गई, तो जहां कहीं भी अर्थिंग मिले लिखना इतना ही है, इसका मतलब क्या हो गया, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करना है, 0। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में अपने को ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है। तो ये क्वेश्चंस में अप्रोच होती है जो सिंपल सीरीज करंट निकालना हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस ब्रांच के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। अब इन्हीं को ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये क्या किसी एक सर्किट का पार्ट दे रखा है, तो जितना बना हुआ है उसके हिसाब से अगर बात करें तो क्या इसमें किसी करंट का कोई फ्लो हो रहा है, नहीं गिवन है, हम नहीं मान के चलेंगे, इस पर कोई करंट नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा VA - VB। अरे ए से चलना है बी तक, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं है तो केवल इसके क्रॉस क्या हो गया 0, हायर से लोअर -10, लोअर से हायर +10। अरे ये -10 +5 -5 उधर जाएगा +5 करके आंसर है। इसी में आपसे केवल 2 एम्पियर का करंट ऐसे डायग्राम में बना दिया जाए, अब बोला जाए ए और बी के बीच में बताइए कितना हो जाएगा। तो क्या करंट का सेंस ऐसा है हर जगह पर, क्या लिखेंगे VA +5 इंटू 2, हायर से लोअर -10 +4 इंटू 2, लोअर से हायर +5 इक्वल टू। तो ये पार्ट आपको यहां पर करना ही पड़ेगा और इसी का यूज भी करते हैं, पार्ट में KVL अप्लाई करना, जिसका बहुत जगह पर यूज है, कैपेसिटर पर भी है और इस चैप्टर पे भी है। अगर इसी में ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, VA - VB। हाँ भाई, इसके लिए क्या किया जाए, तो क्या ये दो इंडिपेंडेंट लूप हो गए, यहां से जो करंट निकलेगा I1 का यहां पर जाना है और वापस से यहीं घूम जाना है, यहां पर जो करंट जाएगा I2 का वापस जाके यहां पर I2, क्यों, चूंकि इंडिपेंडेंट लूप है, अगर हम लोग करंट का डिवीजन भी यहाँ पे करते हैं तो करंट वापस से क्या आई मिल पाएगा, कभी घूम के नहीं आ पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी दो इंडिपेंडेंट लूप हो और उन लूप्स को कोई भी साइड कनेक्ट कर रही हो तो कनेक्टिंग साइड में कोई करंट का फ्लो नहीं होता, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ वहां पर वायलेट होना शुरू होता है, लग ही नहीं पाता। तो यहाँ पर करंट 0 हो गया, तो इससे हम लोग क्या I1 एक ही लूप में अप्लाई करना है, तो अब हर जगह KVL ही थोड़ी ना लगाते रहेंगे कि वही प्लस माइनस करें। जब कभी सिंगल लूप दिखे तो आपको क्या करना है, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस कर देना है। तो वोल्टेज के लिए देखो क्या एक ही बैटरी है, तो 5/1 एम्पियर का करंट, यहां पर कितना आ जाएगा I2, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का। अब आपको ए से बी तक जाना है वोल्टेज ड्रॉप लिखने के लिए, तो किस पाथ को सेलेक्ट किया जाए, तो आप चाहें इस तरीके से जा सकते हैं इसमें,
या फिर उधर से जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने चलने का मूवमेंट ये ब्लू लाइन हो गया वी ए, क्या -1 × 1 यहां पर आ जाएगा -2 × 1, यहां पर आ गया 0, हायर से लोअर -2 +4 × 1, हायर से लोअर -10 = VP। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसको हर एक के क्रॉस करंट बताना है, वोल्टेज बताना है बिना केवीएल को यूज करे हुए। क्योंकि अब ये समझ में तो आ गया केवीएल पार्ट के लिए ओके, और जब कभी लूप्स में करते हैं तो वो टाइम भी लेता है और आंसर भी सही आएगा आंसर, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें अब ऐसे ही बताना है जो पुराना पढ़ा हुआ है जिसका हम लोग यूज करेंगे। हर एक के क्रॉस करंट बताना है। तो क्या करंट निकालने के लिए नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, देखो जरा कितना हो जाएगा 10 10 5 5 10 कितना हो गया 15। तो नेट करंट जो आ गया यहाँ से आई का वो कितना आ गया 100/15 एम्पियर का। अब ये करंट यहाँ पर जाएगा तो क्या इक्वल रास्ते मिल रहे हैं इसको, क्या 50/15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50/15 करंट आपको मालूम चल गया। तो क्या वोल्टेज नहीं निकाल सकते हर जगह का? अरे इस जगह का वोल्टेज कितना आ गया 10 × 100/15। तो यहाँ के क्रॉस का वोल्टेज अगर आप देखो तो क्या ये दोनों पैरेलल में इनके क्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए सेम, तो टोटल में माइनस कर दोगे तो भी पता चल जाएगा। इंडिविजुअल वोल्टेज की बात करी जाए तो भी निकल सकते हैं, अरे निकल जाएंगे ना ऐसे। अब अगर ये अलग अलग हो जाते, सपोज ये 10 है ये 20 है, नेट करंट हमें मालूम चल गया नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो एक आपको इनवर्स रेशियो वाली बात बताई थी कि अगर आपको टोटल करंट यहाँ पे आई का मालूम है, I1 निकालना है, तो क्या करते हैं अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट करके भी इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, और ये एमीटर वोल्ट मीटर है कैसे आइडियल। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0, आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होता है इनफाइनाइट। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, करंट बताता है जिस ब्रांच में जुड़ा होता है उस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट। वोल्ट मीटर जिन पॉइंट्स के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और जिन पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्ट होता है उन पॉइंट्स के क्रॉस का क्या बोलता है, वो वोल्टेज बताता है। तो आपको यहाँ रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर बताना है। तो क्या किया जाए भाई, कैसे ये आइडियल है? तो जब भी ऐसा डायग्राम दे रखा हो आइडियल वाला पार्ट है, तो हम क्या करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर को हटा देंगे। यहां पर एमीटर वोल्ट मीटर लगा हुआ था, ये पॉइंट्स बना दिए। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है तो हमने इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लिया। तो जब कन्वर्ट किया इस तरीके से तो अपने को समझ में आ रहा था भाई करंट जाएगा डिवाइड होगा क्या क्या होगा पता नहीं। लेकिन जैसे ही इस डायग्राम को इसमें मोल्ड करते हैं तो अपने को समझ में आता है नहीं ये तो पुराना ही वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये क्या दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, और फिर क्या हो गया पैरेलल में। तो क्या आपको टोटल करंट मालूम चल जाएगा, यहाँ से टोटल करंट कितना आ जाएगा। ये कोई 100 वोल्ट दे रखा था, बोलो भाई 5 10 कितना हो गया 15 35 15 और 35 का ये, तो टोटल करंट जो आ जाएगा I = 100 अपॉन 15 35 अपॉन 50। क्या इसे सिंप्लीफाई करना है केवल, यहां से आपको करंट मालूम चल गया। तो क्या इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है I1 और I2 वो भी कैलकुलेट हो सकता है।
टोटल करंट आपको मालूम है, अगेन रेजिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग हैं, तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस टोटल करके कर सकते हैं। अब जरा देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए, तो वोल्ट मीटर इन टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्टेड था, हमें करना क्या है, ए से बी तक किसी भी रास्ते से जाना है, तो ए से यहां से चले और बी तक पहुंच गए, तो आप लिखेंगे वी ए माइनस ये कितना था 10 इंटू आई वन, यहां पर आए करंट इधर जा रहा है, मूवमेंट इस तरफ है, तो क्या लिखेंगे प्लस 20 इंटू आई टू इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, आई वन आई टू यहां से पता चल जाएगा। तो ये तो तब की बात थी जब आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड थे। अगर इसी जगह पे रियल एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्टेड होते, फिर इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहती उसको देखो। एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, तो रेजिस्टेंसेस गिवन है, यानी वो पुराना वाला तरीका तो फेल हो गया। तो ये कैटेगराइज करा जा रहा है क्वेश्चंस को, आपको जिस तरीके का दिखे, आइडियल दिखे तो वो अप्रोच रखना है, रियल दिखे तो इस तरीके से बात करनी। तो अब ये रियल है तो इग्नोर तो इसे कर नहीं सकते, इसका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। ऐसे यहां पर कितना है 50। अब ये डायग्राम पुराना वाला हो गया, तो अपना एम है कि भाई हम करंट पता करें और उसके बाद वोल्ट मीटर जिन टर्मिनल के क्रॉस होगा वो रीड करेगा, यानी इनके क्रॉस का वोल्टेज और यहाँ का करंट। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में वैल्यूज ऐसे ली गई है कि जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। 200 कितना हो गया 100, 100 कितना हो गया 50 और ये करंट कितना हो गया, आई की वैल्यू 1/2 एम्पियर। अरे हो जाएगा, तो 1/2 एम्पियर की करंट यहां से जा रही मेन करंट। क्या इधर की करंट या इधर की करंट फाइंड आउट करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती? तो एक तो तरीका वही इनवर्स वाला, दूसरा तरीका क्या यहां पर करंट आपको मालूम है, अच्छा ये भी वोल्टेज है तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करो इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया 100। ये 1/2 एम्पियर की करंट है, अगर ये इसको हटा दो, इसको लिख देंगे 100, ये वाली वोल्ट मीटर वाली ब्रांच को एज इट इज रखो, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। अरे होगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी 1/4 इंटू 100 करेंगे तो इस तरीके से भी आ जाता है 25 वोल्ट करके। तो ये क्वेश्चंस को जिस तरीके, अब ये नहीं है कि वोल्ट मीटर जहां पर लगा हुआ है उसको हटाएं, उसकी रीडिंग पूछी जा रही तो उस ब्रांच को एज इट इज रखो और बाकी को सिंप्लीफाई कर लो। तो इसके हिसाब से रियल और आइडियल केस पर कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन में, क्या अप्रोच रहती है, वो आपकी इस तरीके की है। एक वोल्ट मीटर है, रियल वोल्ट मीटर, और इसका रेजिस्टेंस है 200 वोल्ट। अब क्वेश्चंस जो जिस तरीके से बताए जाएं कि जैसे ये 200 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड था, फिर इस वोल्ट मीटर को हटाकर 400 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग में कितना चेंज आया। तो क्या इनिशियल रीडिंग हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लगे कि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वहां डेटा कुछ ऐसा रखा होगा जिसको आप वर्बली सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, फिर इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा के 100 ओम के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, चेंज कितना आ रहा है? तो जब इस जगह पर कनेक्टेड है तो रीडिंग कितनी निकल के आ रही, बोलो भाई
क्या ये कितना हो गया 100, इधर 200 है, 100 डिवाइड हो जाएगा इक्वली, इसमें कुछ भी करंट निकालने का भी नहीं है। अब ये 100 वोल्ट आ गया, जब इसको यहां पर कनेक्ट करेंगे तब कितना आ जाएगा, क्या ये 200 वोल्ट ओम, इसके क्रॉस वोल्टेज, तो क्या ये दोनों आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 200/3, अरे रेजिस्टेंस इनका, तो टोटल करंट जो आएगी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 100/300, अरे यही होगा ना, तो 200 कितना हो गया 200/3 यानी 3 एम्पियर का करंट। अरे यहां पर आ रहा है कितनी रीडिंग आ जाएगी वोल्ट मीटर की, क्या वही आएगी, 3 को फिर से डिवाइड करना है अपोजिट वाले रेजिस्टेंस, मतलब एक जगह कैलकुलेशन से बचे दूसरी जगह कैलकुलेशन से होकर जाना ही पड़ेगा। तो क्या आपको यहाँ पर टोटल करंट मालूम चल रही है, इस पर फ्लो करने वाला करंट निकल आएगा, और जैसे ही करंट आया तो क्या आई इंटू 100 करेंगे तो इसके क्रॉस का वोल्टेज आ गया, क्या वही वोल्टेज ये रीड करेगा, तो वोल्टेज में चेंज, पहले कितना आ रहा था 50, पहले कितना आ रहा था 100, 200 और 100 आ रहा था, बाद में कितना आ रहा है कुछ आएगा, दोनों में क्या करेंगे माइनस, यानी अब ये बात थोड़ी कैलकुलेशन वाली आ गई। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन दिखे कभी भी हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं देखना कि हर एक में ही ये सारी चीजें लग जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको पेन चलाना पड़ेगा, पूरा उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये सिंपल से लेकर कितना डिफिकल्टी तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन बार बार जो रिपीटिशन आएगा, केसीएल का ऐसे ही लगाना है, केवीएल को, केवीएल तो ऐसा ही पार्ट ही हो गया, लूप है, 2 है, 3 है, किसी भी तरीके का, इस तरीके से आपको करंट डिवीजन करके आंसर बताना है। बोलो भाई बात समझ में आई, कर लोगे ना क्वेश्चंस। अब केवीएल से बचने के लिए एक और तरीका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज करते हैं। तो जितनी ये दोनों इक्वेशंस ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगाएंगे तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। केवीएल सिर्फ उतने पार्ट का रहेगा कि जब कभी आपसे कहा जाए कि इन दो सेगमेंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो केवीएल लगाना है, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, उस तरीके से बातें हो पाएंगी। बाकी और हम लोग कभी भी दो लूप्स में केवीएल लगा के सॉल्व करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, या तो केसीएल यूज कर लेंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये तो इसका एग्जैक्टली फॉर्म हो गया, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ई इसका ईएमएफ, और आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका आ गया रियल सेल या रियल बैटरी, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और अगर स्मॉल आर की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो क्या ये आइडियल सेल हो जाएगा, तो ई है और आर की वैल्यू 0। क्या करेगा ये, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल का वर्क है कि भाई कहीं पर भी किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई चाहिए तो हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो एंड्स पॉइंट्स पर हमें वोल्टेज क्या मिल जाता है, एक जैसा मिल जाता है। और इसका तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, आयंस में ब्रेक होता है, केमिस्ट्री में भी देखा था, आयंस क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में डिपॉजिट होते हैं, एक में पॉजिटिव आयंस और एक में नेगेटिव आयंस अगर डिपॉजिट होंगे तो क्या टर्मिनल्स के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ मिल जाएगा। क्या एक बार इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फर्दर जो डिपोजिशन है अभी के लिए तो स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बैटरी ओपन सर्किट में। अगर हमने यहां पर इसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो क्या चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा, तो आयंस इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, फर्दर नए आयंस प्रोड्यूस करके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की कोशिश करता है। अरे करता है ना भाई। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म, जो हम लोग पढ़ते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में वो है रियल ऐसा, आइडियल ऐसा, और इसी को हम कनेक्ट करके यूज करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसा भी।
इसमें ये आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल का, भाई देखो यहां पर तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है रेजिस्टेंस आने के लिए, इस इलेक्ट्रोड से यहां तक आने के लिए क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये किन बातों पर डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं सी डी बाई ए टी। इसको याद करने का तरीका, सी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए क्या हो गया, डिप्ड एरिया, टी क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पता है भाई ये इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डिप्ड एरिया इंक्रीज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होगा। बोलो भाई। तो ये हो गया थ्योरेटिकल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस अटैच करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, इन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये पार्ट आ गया आपका कि इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड कि एक सेल दे रखा है, बोला जा रहा है इसके अक्रॉस हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 एम्पियर रीड करता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो 10 वोल्टेज रीड कर रहा है, और अगर इसी को 2 ओम के रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, अब बताना है कि इसका ईएमएफ कितना होगा। तो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है, जब भी सेल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक आइडियल का नाम नहीं लिया जा रहा है तब तक आपको केवल और केवल रियल लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ई हो गया स्मॉल आर, एमीटर कनेक्ट किया, ठीक भाई एमीटर कनेक्ट कर लिया। अब एमीटर को हटाकर क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, चलो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया। अब बोल रहे हैं अगर इन्हीं टर्मिनल्स के क्रॉस हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक भाई लगा दिया गया, तो क्या इसके थ्रू, इसका मतलब है करंट के बारे में एमीटर कितना रीड कर रहा है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाई आर। ये गिवन है तो एक रिलेशन यहां से बन गया। यहां पर देखो वोल्ट मीटर है, कैसा वोल्ट मीटर है, कुछ नहीं दे रखा है, आइडियल है, रेजिस्टेंस है, रियल है, बस इतना है। तो वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो क्या मेजर करेगा, क्या आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये बैटरी के ईएमएफ को बताएगा। तो अगर ये 10 वोल्ट मेजर कर रहा है तो इनडायरेक्टली क्या ई की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई। यहां पर आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि भाई 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी करंट जा रहा है, तो आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन क्या आर प्लस 2, जो भी डेटा गिवन हो इसके हिसाब से इसे सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो एमीटर वोल्ट मीटर हटाकर किसी रेजिस्टेंस की भी बात करता है तब भी आपको इसी सीक्वेंस पे ले जाना है। गलती वाला सिर्फ एक पॉइंट है कि जब हमसे बैटरी बोली जा रही है, ये नहीं बोल रहा है आइडियल बैटरी है, तो आप आइडियल लेके उसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। अब बात आती है इसके कितने मोड होते हैं, तो हम बोलते हैं चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ओपन सर्किट की तरीके इसको डील किया जाता है। कब चार्जिंग बोलेंगे, कब डिस्चार्जिंग बोलेंगे और कब ओपन सर्किट के फॉर्मेट में होगा, तो उसको जरा देखते हैं और टीपीडी कैलकुलेट करते हैं हर एक का कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहला ये बैटरी दे रखा है, कब बोलेंगे भाई चार्जिंग हो रही है, तो हम लोग करंट के केवल डायरेक्शन को बताकर ये बोल सकते हैं कि बैटरी में चार्जिंग हो रही। तो हमने क्या किया, ये बैटरी के 3 फॉर्म अलग अलग बना लिए। ये करंट आई का विड्रॉ हो रहा है, आई एंटर कर रहा है और आई की वैल्यू 0 है। बताना है भाई पहले वाले में क्या, ये चार्ज हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट डिस्चार्ज हो रहा है। बोलो क्या इसमें ये भी बात, ये कैसा है ओपन सर्किट के फॉर्म में करंट 0 आ रहा है। क्या इसमें वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी की भी बात हो सकती, यानी चार्ज हो रही है यानी वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है, डिस्चार्ज हो रही है वर्क डन बाय द बैटरी हो रहा है, और यहां पर ओपन सर्किट के फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट है ए और बी, हमें तीनों ही मोड पर ये बताना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस के लिए ई हो गया, ये स्मॉल आर, क्या ये चार्जिंग मोड पे है, तो चार्जिंग मोड पे टीपीडी के लिए ई प्लस आई आर चार्जिंग मोड पे। फिर भी देखो कोई बात नहीं, हमें नहीं याद है, हमने ए से बी तक केवीएल अप्लाई कर दिया। तो ए से चले वीए, हायर से लोअर माइनस ई, अपने चलने और करंट का सेंस सेम है, क्या माइनस इक्वल टू वीबी हो जाएगा। तो वीए माइनस वीबी कितना हो गया, ई प्लस, यानी ई प्लस आई आर चार्ज कर रहा है, ये क्या करेगा, क्या डिस्चार्जिंग का हो जाएगा, तो वी इक्वल टू ई माइनस
या डेल्टा वी, हमने बोला था वी लिखेंगे, लेकिन जो टर्मिनल्स होता है, मतलब जिसके क्रॉस की बात कर रहे हो, क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या वी की वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ओपन सर्किट, अब ये आपको पहचानने रहेंगे क्वेश्चन में कैसे हो रहे हैं। मोस्टली जो अपने को मिलता है, अगर एक बैटरी है तो हमेशा डिस्चार्जिंग मोड पे होगी, मल्टीपल सेल्स अगर कनेक्टेड है तो वहां पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, वो भी कैसे, जिसका वोल्टेज ज्यादा वो तो डिस्चार्जिंग मोड, और जिसका कम है अरेंजमेंट अगर उसका है तो मोस्टली वो चार्जिंग मोड पे रहता है। बाकी तो क्वेश्चंस बताते हैं, सब कुछ रटा तो जा नहीं सकता। तो इस तरीके से कभी इसी फॉर्मेट को हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म, ग्राफ के फॉर्म में बताते हैं। जैसे डिस्चार्जिंग का है, आपसे कहा जाए V वर्सेस I का ग्राफ बताइए, और ग्राफ से हमें डेटा दे रखा हो। ऐसा हो सकता है कि भाई E और स्मॉल r दे रखा हो, नहीं है तो ग्राफिकल फॉर्म से हमें कैसे डेटा निकालना है। तो ये हमारा कहां पर है, y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, तो क्या y इक्वल टू माइनस आर एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। तो इसका कैसा बन जाएगा ग्राफ, क्या ऐसे बन जाएगा, अरे नेगेटिव स्लोप हो गया, इंटरसेप्टेड लेंथ ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, E। क्या जैसे ही ये 0,5 वोल्ट या कुछ भी लिखा हुआ मिल गया तो इनडायरेक्टली आपको ई की वैल्यू पता चल गई। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन, क्या केवल और केवल अगर आपको किसी क्वेश्चन में 0,5 वोल्ट और ये 2,0 या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या ई और स्मॉल आर की वैल्यू यहीं से हमें मिल जाएगी। इस डेटा को अब आगे क्वेश्चन में यूज करते हुए बढ़ना है। आसान है कि नहीं है भाई, बोलो। ग्राफ ही तो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बना रहे थे उसी पर ही तो बात हो रही है। अब ये है कि क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, उसका यूज कैसे करा रहा है। तो अब इसी में सेल्स के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जिसमें आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पर n सेल्स हैं, अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं आइडेंटिकल सेल्स ऐसे करके, ये हो गया ERAB, इक्विवेलेंट बैटरी का बताना है आपको और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन सभी को हटाकर अगर एक बैटरी लगाई जाए जिसका E हो जाएगा E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो वो कितना हो जाएगा। तो अगर n सेल्स है तो E कितना हो जाएगा, n टाइम्स इंटू E, और R कितना हो जाएगा, n इंटू R। अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस इसे कनेक्ट किया जा रहा है, बताना है कितना करंट फ्लो करेगा, तो क्या पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जैसे ही आएगा तो क्या करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट में आ जाता है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कभी ऐसा पूछा जाए कि 10 सेल्स हैं और 2 को रिवर्स पोलैरिटी के साथ इसमें ज्वाइन कर देते हैं, अब बताइए नया वाला करंट क्या होगा, या जिन सेल को रिवर्स पोलैरिटी के साथ ज्वाइन किया जा रहा है उसके अक्रॉस टीपीडी बताइए क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उनको देखो। अगर इसी में n सेल्स हैं और 2 को रिवर्स पोलैरिटी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने 2 कुछ इस तरीके से बना लिए है। ये हो गया आपका A और ये हो गया B। तो A के अक्रॉस टीपीडी बताना है इसी वाले डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 2 को रिवर्स पोलैरिटी के साथ ज्वाइन करते हैं तो अब सेल्स कितने रिमेनिंग हुए, क्या एक ईएमएफ, दूसरा ईएमएफ इससे कैंसिल आउट, क्या 4 कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पर कोई चेंज आएगा, रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग सेल्स बचेंगे उनका जो ईएमएफ लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, n में n-4 इंटू ई, क्या ये आ जाएगा ईएमएफ,
और रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो वो तो एन आर ही रहेगा, और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर का। तो जो करंट फ्लो कर रहा है आई इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, एन माइनस फोर ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। हम आपसे कहा जा रहा है करंट, तो हमने ऐसे पता कर ली, उस रिवर्स पोलैरिटी से जिसको ज्वाइन किया जा रहा है उसके क्रॉस टीपीडी बताना है। तो जरा ये देखो, जितने भी सेल्स हैं, ज्यादा जो सेल्स हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो क्या जो करंट विड्रॉ होगी सभी से इस तरफ आएगी। तो करंट का डायरेक्शन अपने को मालूम चल गया, इसके बेसिस पर ये बता सकते हैं कि बी हमारा जो सेल है रिवर्स पोलैरिटी से जो ज्वाइन किया गया था वो किस मोड पर है। तो क्या बी के पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंटर कर रही है, यानी ये कैसा हो गया, चार्जिंग मोड पे। और चार्जिंग मोड पे होने की वजह से इसका जो टीपीडी लिखेंगे वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई प्लस, क्या आई की वैल्यू ये हो गई। तो ये आपको देखना रहेगा कि भाई कौन सा रिवर्स पोलैरिटी से कितने नंबर ऑफ सेल्स कम हुए हैं उसके बेसिस पर। और बाकी जो पहला वाला पार्ट था वो तो आसान था कि एनी टेनी कर दिया, इतना कर दिया गया। कुल मिला के जितने सेल्स रिवर्स पोलैरिटी से जोड़ेंगे उसका डबल कम हो जाते हैं, और बाकी सारी चीजें इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता। टू फोर सिक्स एट। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सा सेल चार्जिंग मोड पे और कौन सा डिस्चार्जिंग मोड पे। फिर बताना है इस सेल के क्रॉस टीपीडी कितना है, और हर एक ब्रांच में करंट बताना है। तो ये तीनों पार्ट हो गए, कोई एक पार्ट आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। चलो उल्टा करते हैं, हर एक ब्रांच में करंट बताना है सबसे पहले ये, फिर आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे इधर से। बोलो भाई ये कैसे कनेक्टेड है। पैरेलल हमने पढ़ा नहीं है, अभी सीरीज तक ही पढ़ा है, तो सीरीज तक ही सोचना है। कल हम लोग पैरेलल के बारे में सोचेंगे। जितना पढ़ा हुआ है उसी से आ जाएगा। पैरेलल अगेंस्ट वो कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि पैरेलल पढ़ने के बाद इन्हें कंबाइन करके करेंगे तो फिर से कैलकुलेशन जाएगी। अब अपना एम जो रहेगा दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात नहीं हो रही, सॉल्व तो हो ही जाएगा, हमसे नहीं पूछोगे दूसरे से पूछोगे, दूसरे सर बता देंगे वो भी सॉल्व कर देंगे। अपना एम ये होना चाहिए कि क्वेश्चन अब कम टाइम में सॉल्व हो। बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ नहीं आएगा भाई, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो अपने अपने मेथड सब बता के हल ही हो जाता है। चलो करंट, बोलो 5 मिनट है पूरे करने, इस वजह से देखो हमने डायग्राम भी अच्छा बनाया है कि तुम लोग पढ़ते पढ़ते आखिर में बोलने लगते हो ना जब 5 मिनट बचता है कि नहीं सर अब तो बहुत देर हो गई बोलते बोलते। इसलिए पॉज भी लिया जाए। अब ये सोच रहे हैं आपके कम लेक्चर हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएं। जो क्लास नोट्स है, एम ये है कि भाई 90% पार्ट इस रिवीजन क्लास में होना चाहिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट प्रोवाइडेड किया आपका है सारा, नहीं 90%। तो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो आपने पॉइंट पोटेंशियल मेथड के बारे में पढ़ा था, पॉइंट के पोटेंशियल असाइन कर, अगर ये 25 वोल्ट दे रखा है, अगर इसका जीरो एज्यूम करते हो, या ये 25 वोल्ट आ जाएगा, इधर का भी जीरो,
ये होता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। बगल वाली क्लास चलती है तो उसी तरीके का इंडक्शन आ गया। वो 11th में एक साल पीछे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। 11 से 12 मूवी का उनके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है। आज ऑफ है ना, तभी तो इंडक्शन हो रहा है। आज वो नहीं तो कमी तो पूरी खलनी चाहिए, वो खल मतलब कमी जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। देखो भाई, वोल्टेज क्या लिख लिया, ठीक है। अब अपने को नहीं मालूम है कि कौन सा डिस्चार्जिंग है कौन सा चार्जिंग है। हम लोग करेंगे क्या, 25 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो एक बात समझ में आ रहा है कि जो करंट है वो इधर से इधर जाना चाहिए। बोलो, तो ये चार्जिंग मोड पे आ जाएगा। कितना इसमें करंट फ्लो करेगा, तो क्या अपने को टीपीडी मालूम हो गया 25 वोल्ट का। और अगर इसका वोल्टेज लिखें तो क्या डेल्टा वी इक्वल टू या वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई प्लस आई आर। यहां से आई वन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ये है 25, ई कितना है 5 प्लस आई वन इंटू 8। जो भी हो, डेटा हमने अपने हिसाब से रखा है तो थोड़ा फ्रैक्शन में भी आ सकता है वैसा। तो ये आ गया आई वन। यहां पर देखो, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, करंट हमने ऐसे बना लिया। अब I2 की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लेना, और कुछ नहीं है। ये मतलब वैसे उस तरीके का क्वेश्चन हो गया जिसमें ये भी बोल सकते हैं कि भाई देखो ये अभी ऐसा है, जैसे ही माइनस आया तो तुरंत बोल देंगे डायरेक्शन जो हो गया वो चेंज हो गया। तो पूरे केवीएल और केसीएल जो यूज कर रहे हैं, जब कभी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसका केवल और केवल इतना सिग्निफिकेंस है। देखो क्या आ जाएगा इसका, क्या ये डिस्चार्जिंग मोड पे है, तो टीपीडी कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 10 माइनस I2 इंटू 6। I3 कितना हो जाएगा, 25 15 प्लस I3 इंटू 4। 25 इक्वल टू 20 माइनस I4 इंटू, बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है आज। बाकी एक्सरसाइज 1 में जो एक्सरसाइज 3 है पहले वाले चैप्टर का वो पूरा, और एक्सरसाइज 1 में जहां पर केवीएल केसीएल तक क्वेश्चन आ रहे हैं